हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी जेई 2019 25 मई सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ के। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस मैं कर रहा हूं और इनकी पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम पे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे और जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूं वो भी आप तक पहुंचती रहे, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए और घंटी का आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलता हूं, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो थोड़ा सा आप मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों आपका राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में आता है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहले एक बार पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से में आता है, तो मैं आज आपको सारे ही बता देता हूं, क्योंकि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये किस किस आर्टिकल में आते हैं ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आता है आपका समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, ये आपका 19 से लेकर 22 तक आता है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट टू एक्सप्लोटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये आपका आता है आर्टिकल 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजन आपका आता है 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। राइट टू एजुकेशन और कल्चर, ये आपको हो जाएगा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 29 से 30 तक। याद कर लीजिएगा दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आएंगे, आगे भी आएंगे, देख लेना, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू रेमेडीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यह है आपका 35 आर्टिकल में, ठीक है। और एक हमारा जो पहले था ये भी जान लीजिए, राइट टू जो आपका प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में आता था, बट अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में से इसको हटा दिया गया है। अब ये 300A में आता है, आर्टिकल 300A में, तो ये भी आ सकता है। और ये 44वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1978 में, ये उसके अकॉर्डिंग हटाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, आगे से जो भी यहाँ पे आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको आप कर लेंगे। एक था हम्पी का संबंध किस राज्य से है, तो हम्पी का संबंध दोस्तों कर्नाटक राज्य से है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, एक स्टूडेंट ने बताया कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ये आपके 6 अप्रैल 1896 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 1896 में। और कंट्री किस कंट्री में हुए थे, अगर ये पूछा जाए तो ग्रीस कंट्री में ये शुरू हुए थे। और एक स्टूडेंट ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम खेल जो है वो कब शुरू हुए थे, तो ये दोस्तों 1930 में, ठीक है। कंट्री कौन सी थी आपकी, कनाडा, हैमिल्टन में, तो ये आपका यहाँ पे हुए थे। एक क्वेश्चन था आपका, हाल ही में रामनाथ कोविंद को जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कोविंद जी को कहाँ का अवार्ड दिया गया है, तो क्रोएशिया कंट्री का यहाँ पे इन्हों अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है, इंदु भूषण, ये आपके सीईओ हो जाएंगे आयुष्मान भारत के, ठीक है। एक आपका पूछा गया था मणिपुर के मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, ठीक है। और राज्यपाल पूछा जाए तो नजमा हेपतुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आपका, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो ये शशांक मनोहर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो उड़ीसा हो जाएगा, और तीसरे नंबर की बात की जाए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ही पूछा जा सकता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, महाराष्ट्र का जो सीएम है कौन है, देवेंद्र फडणवीस, तो याद रखिए। और यहाँ के गवर्नर कौन है, सी विद्यासागर राव, तो दोस्तों ये भी आप याद
रखिएगा, शायद आगे चल के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि प्यूपिल शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो देखिए, आंखों से संबंधित भी कई क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके आंख से संबंधित हो जाएगा, सभी को पता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ पे पास्कल हो जाएगी, ये भी कई बार आ चुका है। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कब मिला था? 1913 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। यूएन में पहली भारतीय महिला सचिव कौन थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, हाँ ये भी याद रखिए, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये आपका न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम क्या है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम आपका 1986 है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यकृत को करता है प्रभावित, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है दोस्तों, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। सभी टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाके आप इनको एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी की भी टेस्ट सीरीज है, लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होता दिखेगा आपको, और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्राइस 149 रुपीज़ है, बट अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो इस पर पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के वही स्टेटमेंट, कंक्लूजन हो गया, स्लोग हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये चैप्टर फिक्स है। ठीक है। फिर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर है, वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशन से भी है, सिटिंग अरेंजमेंट से भी है, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पता चला है वो बताऊंगा, एनालॉजी हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक तो दो क्वेश्चन थे, एक शायद ये सीरीज का होगा, जैसे भी होगा। इसमें था कि आपको गलत बताना था इनमें से कि कौन सा ओड वन आउट है। तो यहाँ पे देखिए 10, 21, 43 और आपका 86, 175 इस तरीके से लिखा था, तो ये इसमें आपको बताना था। अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ, ये शायद सीरीज का क्वेश्चन होगा और आपसे पूछा गया होगा यहाँ पे क्या आएगा, शायद जो भी होगा आप देख लीजिए। सीरीज और इसमें जो जिस भी तरीके से होता है पैटर्न दोनों का सेम ही होता है। यहाँ पे 10 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो 21। फिर 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 तो 43 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो 86 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों 175 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 86 नहीं होगा, 87 होगा, तो इसकी वजह से ये गलत है। अगर ये पूछा गया था कि कौन सा गलत है तो ये हो जाएगा। अगर आपसे सीरीज पूछी गई थी तो तब भी आपका यहाँ पे 87 होगा, या फिर यहाँ पे लास्ट वाला पूछा गया और 75, जैसे भी होगा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि 50, 45, 39 और 34 नेक्स्ट क्या आएगा। या तो ये पूछा गया होगा कि नेक्स्ट क्या आएगा, फिर यही पूछा गया होगा कि आपका यहाँ पे ओड वन आउट निकालिए, इनमें से कौन सा अलग है। तो यहाँ पे भी एक बार -5 हो रहा है, तो एक बार -6 हो रहा है, एक बार -5 तो एक बार -6। तो यहाँ पे -6 होगा दोस्तों, तो 28 आएगा, ना कि 27। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है। इस तरीके से कुछ करने थे आपको। एक था कोडिंग डिकोडिंग से कुछ यहाँ पे बोला गया था, जापान को यहाँ पे 901501 लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर जापान को मैं कोडित करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे जे आपका 10 नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, आपका ये पी आपका 16वें नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे, ये एन आपका 14 पे। अब इसको कोड कैसे किया गया है, देखिए जे आपका 10वें पे आता है, इसको 1 माइनस करके लिख दिया 9। ए आपका 1 नंबर पे आता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है। पी आपका 16 नंबर पे आता है, 1 माइनस करेंगे तो 16, और ए में से फिर आप 1 माइनस कर देंगे तो 0। 14 में से फिर 1 माइनस कर देंगे 13। तो इस तरीके से ये कोड सॉरी बनाया गया है। अब इंडिया का भी इसी तरीके से कोड लगाइए दोस्तों। देखिए, इंडिया आपका 9, 14, 4, 9, 1, ये आपका कोड अगर देखा जाए तो आई आपका 9 नंबर पे आता है, एन 14 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, ए 1 पे। फिर इनमें से एक माइनस करके लिख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 14 में से 1 तो 13, 4 में से 1 तो 3, और 9 में से 1 तो 8, और 1 में से 1 माइनस करें 0। तो ये आपका कोड हो जाएगा इंडिया के लिए। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भी, इसको समझिए थोड़ा सा। यह है कि एक व्यक्ति का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसका मुख अब किस दिशा में है ये आपको बताना है। देखिए,
अब यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया है इसका मुख जो है पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही हो जाएगा, ठीक है, ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पे इसका मुख है, बोला गया दक्षिणावर्ती इसको 45 डिग्री घुमाना है, तो 45 डिग्री दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद जो मैंने पॉइंट लगा रखा है यहाँ तक ये 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमना है, यानी कि फिर से 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितना होगा, देखिए आप इसकी बात करें तो 90 डिग्री है पूरा, तो 45 ही हो जाएगा और 45 आगे, तो 45 45 90 और 90 ये तो 180 टोटल हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा घूमने के बाद में। फिर बोला जा रहा है और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ से 270 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको पता है यहाँ से यहाँ तक, तो जब अगर मैं वापस यहीं पे चला जाऊँ तो 270 में कितना प्लस करूँ कि आप सॉरी 180 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो आएंगे। अब 180 में कितना प्लस करूँ कि 270 हो जाए 90, तो 45 तो ये हो गया और 45 फिर पीछे जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 180 में 45 दो यानी कि 90 प्लस करेंगे तो ये पूरा यहाँ से घूम के आएगा 270 डिग्री। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो आपसे ये पूछा गया था कि मुख अब किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि कथन में दिया गया सभी राजा मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री किसान होते हैं। देखिए सभी राजा मंत्री कब होंगे, जब आपका राजा वाले गोले को दूसरा गोला कवर करेगा और दूसरा गोला होगा वो मंत्री का होगा, यहाँ पे सभी राजा मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कुछ मंत्री किसान होते हैं, तो कुछ मंत्री किसान कब होंगे, जब किसान वाला जो गोला होगा हल्का सा कट लगाएगा मंत्री वाले में, तो ये आपका कंडीशन हो गई, कुछ किसान आपके मंत्री हो गए। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं निकाल के। पहला निष्कर्ष है कुछ किसान मंत्री होते हैं। देखिए कुछ किसान मंत्री होते हैं, किसान और ये आपका मंत्री का है बाहर वाला, तो बिल्कुल सही है, कुछ किसान मंत्री होते हैं। सभी मंत्री राजा होते हैं, देखिए बोला गया है सभी मंत्री राजा होते हैं। अब मंत्री ये है, मंत्री ये है और राजा ये है, तो यहाँ पे कभी भी सभी मंत्री राजा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि मंत्री के ऊपर को अगर राजा का ये वेन डायग्राम आएगा तो उस कंडीशन में सभी राजा जो है वो आपके मंत्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। फिर तीसरे वाला है कुछ राजा किसान होते हैं, तो किसान और राजा के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर कोई राजा मंत्री नहीं है, तो राजा और मंत्री नहीं है कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राजा के तो टोटल मंत्री हैं, सभी राजा मंत्री हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों केवल आपका ऑप्शन 1 ही राइट रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ यही क्वेश्चंस मिल पाए थे, क्वेश्चंस बहुत कम मिल पाते हैं। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और जिसका भी एग्जाम होता रहे मतलब आगे आने वाले दिनों में होता है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस भेज दिया करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे चुका हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप भेज सकते हैं, कहीं पर भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, CISS SI से आपको और एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। एज नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, हाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी इस शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैंसुरेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, HCF LCM हो गया, सभी से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टच हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। बोला जा रहा है दो रेलवे स्टेशन A तथा B एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक A और B दो स्टेशन है और इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। A से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर जाती है, एक रेलगाड़ी जो है A वो B की ओर जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 30 मिनट बाद फिर आधे घंटे बाद ये वाली जो B वाली की साइड से रेलगाड़ी चल देती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से A की ओर, ठीक है, A की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां A से कितनी दूरी पर मिलेगी ये आपको बताना है। देखिए दोनों रेलगाड़ियां A की साइड से कितनी दूरी पर आके मिलेंगी, क्योंकि अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है कहीं ना कहीं मिलेगी, तो है ये ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आधे घंटे का गैप इन्होंने दिया है कि ये आधे घंटे बाद चलती है, सबसे पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का खेल होता है करने का। अगर ये वाली जो रेलगाड़ी है B वाली ये आधा घंटा लेट चली है, तो इसका मतलब ये आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, एक घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा चली है, तो एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती होगी, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब इसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया दोस्तों आधे घंटे में, तो आगे का आपका जो रास्ता होगा, अब ये भी स्टार्ट है और ये भी चल पड़ी है, तो आगे का इस रास्ते दोनों मिलके कवर करेगी। तो सबसे पहले तो इस 220 को आप में से 40 माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये अकेली A ट्रेन ने कवर किया है,
ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, 180 किलोमीटर। अब दोनों मिलके इस डिस्टेंस को कवर करेगी दोस्तों, तो इनकी चाल की कितनी आ गई। अब देखिए जब भी कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को आती है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं उनकी चाल को। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 180 किलोमीटर डिस्टेंस को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 180 को 180 से भाग कर देंगे तो 1 घंटा लग जाएगा दोस्तों। तो आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ से लेकर के 1 घंटा इसने लिया है ए ने मिलने में, तो 1 घंटे में कितना चलती है, 80 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर ये पहले चल चुकी है क्योंकि इसके बाद हमने इसको काउंट करना स्टार्ट किया था 40 किलोमीटर के बाद। तो टोटल कितनी दूरी पे मिलेगी, 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। एक ही की घर से या फिर एक ही दूरी साइड से 120 किलोमीटर दूरी पे आके दोनों मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, राकेश ने 900 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, उसमें से 20% गेहूं सड़ गए, शेष गेहूं को वह प्रतिशत किलोग्राम दर से बेचे कि उसका 40% लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताइए मुझे, उसको ये 900 रुपये प्रति किलोग्राम वाले जो क्विंटल वाले प्रति क्विंटल वाले दर वाले जो गेहूं है उस पर उसको 40% प्रॉफिट कमाना है। तो सबसे पहले इसका 40% का जो प्राइस है वो सेट कर लीजिए। तो ये 100% मैं मान लेता हूँ, ठीक है, जो हमारा प्राइस है वो 100% है। अब इसको मेरे को 140% करना है, तो 140 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 40% प्रॉफिट कमाने के लिए 140 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कितना हो गया, 1260, यानी कि आपको ये 900 प्रति क्विंटल के जो गेहूँ है आपको 1260 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने हैं, तभी जाके आप इसको में प्रॉफिट कमा पाएंगे। 20% गेहूं जो है आपके सड़ गए दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास 80% गेहूं बच गए होंगे। अब 80% गेहूं आप जब बेचेंगे तो यहाँ पे आपसे प्राइस जो पूछे गए किलोग्राम में पूछे गए, ध्यान दीजिए किलोग्राम में पूछे गए हैं कि शेष गेहूं का जो प्रति किलोग्राम का दर होगा वो बताइए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1260 जो है आपका, इसको 80 से भाग कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 15.75 किलोग्राम वाले ये गेहूँ हो जाएंगे जब आपको ये गेहूँ 40% प्रॉफिट पे बेचने होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा अजीब सा लगता है पढ़ने में। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की है। अब 80 का जो आपका चौथाई भाग हो कितना होगा, 8 घंटे में तो 80 किलोमीटर कवर करनी है उसको। अब इसका 80 का चौथाई भाग करेंगे दोस्तों, 5 घंटे में उसने चौथाई कवर किया, यानी कि 80 को हम भाग कर देंगे 4 से तो 20 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि उसने 5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी कवर की है। अब बोला जा रहा है फिर यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की है तो बताओ वह शेष दूरी को शेष बचे हुए टाइम में कितनी दूरी में कवर करेगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की है तो बताओ कि शेष दूरी शेष बचे हुए समय में कितनी में तय करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे उसने बीच में एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई कि इसने 3 घंटे में, नहीं कुछ मिस नहीं हुआ यार, थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब हो रखा है सॉरी। 8 घंटे में इसको 80 किलोमीटर कवर करनी है, 5 घंटे में इसने चौथाई दूरी कवर की यानी कि 20 किलोमीटर कवर की, बची हमारे पास कितनी दूरी, 60 किलोमीटर। घंटे कितने बच गए, 5 घंटे तो इसने यूज कर लिए, 3 घंटे बच गए। अब इस 3 घंटे में कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे बोले शेष बचे हुए समय में तय करने में किस चाल से चलना होगा उसको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 60 किलोमीटर को, ये जो आपकी डिस्टेंस बची हुई है 3 घंटे में कवर करनी है, तो किस चाल से चलेंगे, 60 को 3 से भाग कर देंगे तो ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे ही हो गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम जो है आपका 864 तथा HCF 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है सॉरी, थोड़ा सा यार आजकल तबीयत ऐसी हो रही है, थोड़ा सा आराम से सुनिए। दो संख्याओं का एलसीएम 884 तथा HCF 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। देखिए आप सभी को पता होगा दोनों संख्याओं का गुणा किसके इक्वल होता है, HCF और एलसीएम की गुणा के। तो यहाँ पे एक संख्या जब आपको 288 दे दी तो दूसरी संख्या को आप N2 मान लीजिए, और यहाँ पे 884 जो है आपका ये एलसीएम और HCF कितना 144, दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आपको ये निकालनी है तो 288 को इसको डिवाइड कर दूँ तो N2 निकल के आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 864 गुणा 144 गुणा डिवाइड बाई
288। अब देखिए 288 से जाएगा आपका कितनी बार, 3 बार, और 3 की 144 में करेंगे तो N2 आपका आ जाएगा 432। यही आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों।